सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, आज काफ़ी चीज़ों पर बात हो सकती थी, जैसे कि सियासत, समाजी मसाइल, दीगर और भी बहुत से इशूज़ थे जिन पर मैंने सोचा था कि आज का प्रोग्राम किया जाए। लेकिन जब मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का जलसा देखा और उनका खिताब सुना तो फिर मुझे सबसे अहम तरीन यही मौजू लगा। ये बहुत हसास मौजू है, लेकिन अगर इस पर बात ना की गई तो ये बदतरीन इंतशार का सबब बन सकता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बार फिर पाकिस्तान को मजहबी तौर पर अफरा तफरी का शिकार करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। कोशिश कह लें, साजिश कह लें। हाल ही में हमने देखा है कि फ़िरका वारियत की एक नई लहर हमारे मुआशरे से टकराई, जिसकी जद में वो लोग भी आ सकते हैं जिनका फ़िरका वारियत फैलाने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरे पॉइंट पर ज़रा गौर कीजिए। इसकी जद में वो लोग भी आ सकते हैं जिनका फ़िरका वारियत फैलाने से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में मजहबी मामलात आपको पता है कि हमेशा से ही बहुत हसास रहे हैं, बहुत सेंसिटिव मामलात रहे हैं ये, और ये एक मामला जिस पर बात करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं साथ ये भी कहूँगी कि बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है इस टॉपिक पर बात करना। ये मुल्क तवील अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार रहा, और ऐसी दहशतगर्दी जिसमें बुनियाद मज़हब को बनाया गया, वो दहशतगर्दी जिसमें आड़ ली गई मज़हब की, वो दहशतगर्दी जिसमें इस्लाम के तशख़्ख़ुस और मुसलमान की तारीफ़ दोनों पर, इस्लाम के तशख़्ख़ुस पर भी और मुसलमान की तारीफ़ दोनों पर बाकायदा ज़रब लगाई गई। हमारा माशरा कह लें कि वो माशरा है जहाँ सबसे ज़्यादा, अफसोस के साथ कहूँगी, सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पर लोगों के जज्बात से खेला गया। इस मुल्क में कभी ज़बान के नाम पर लोगों की जान ली गई, कभी कौमियत के नाम पर उनको मारा गया, कभी रंगो नस्ल की वजह से मौत की नींद सुला दिया गया, और कभी मज़हब के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। और इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि ये वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते पाकिस्तान को मुस्तहकम। ये वो अनासिर कह लें जो मुआशरे को पुरअमन भी नहीं देखना चाहते। ये वो अनासिर हैं जो अपने ज़ाती मफादात के लिए, तमाम ज़ाती मफादात के लिए रियासत को अपने मुतालिबात मनवाने के लिए बाकायदा ब्लैकमेल करते हैं। पिछले कई दिनों से ये सवाल किया जा रहा था, आपने भी सुना होगा कि एपीसी कब होगी, एपीसी कब होगी, या एपीसी आखिर क्यों नहीं हो रही, एपीसी की हतमी तारीख आखिर क्या है, एपीसी होगी भी या नहीं। एपीसी का ना होना भी अब एक सियासी हवा था। एपीसी तो होनी थी, लेकिन इससे पहले रियासत को यह दिखाना मकसूद था कि एपीसी करने वालों के पास मैन पावर कितनी है। एपीसी करने वालों ने रियासत को यह पैगाम देना था कि वो चाहें तो लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं। एपीसी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे से पहले हो जाती तो इसकी कोई अहमियत ही ना होती, लेकिन ये एपीसी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे के बाद ही होनी थी ताकि माहौल बन सके, बताया जा सके कि एपीसी की रहबरी जो मौलाना करने वाले हैं वो हुकूमत को अभी भी टफ टाइम देने की पोजीशन में है, टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, एहतजाज करना, तनकीद करना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना हर जमहूरी रियासत में हर शहरी का हक होता है। अपोजिशन एहतजाज करे या इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा करे, इसका उन्हें पूरा हक है, लेकिन अपने सियासी मफादात के लिए अगर मुल्क की सलामती और माशरे के अमन को ख़तरे से दो चार कर दिया जाए तो ना ही ये सियासत कहलाती है और ना ही ऐसी सियासत को इबादत कहा जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ एक सियासी जलसा किया और इस जलसे को टाइटल दिया गया यौमुल फतह ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने मदरसे के लोगों समेत अपनी जमात के कारकुनान को इकट्ठा किया, उनसे खिताब करते हुए उनका कहना क्या था, उनका अंदाज क्या था, जरा देखिए। आज एक कानून साजी हो रही है जो एफएटीएफ के दबाव में हो रही है। तुमने ऐसे ऐसे कवानीन पास किए कि जिन कवानीन के बाद आज पाकिस्तान को एक आजाद
सकता। कल अगर अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी इदारा करारात पास कर ले कि नामूस रिसालत का कानून इंसानी हुकूक के खिलाफ है, अगर वो कानून पास कर ले तो ये सारा तेजी के साथ जो कानून साजी हो रही है, ये सारी कानून साजी किसी काम के लिए हो रही है। एक नाकाम मौलाना, आप मेरे अल्फाज से अग्री करेंगे, एक नाकाम मौलाना के पास सिवाय मुखालिफिन को यहूदी कहने के, सिवाय मुखालिफिन को यहूदी कहने के अब इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं है इन नाकाम मौलाना के पास। ये वो मौलाना है जिनकी ज़ेरे सरपरस्ती कई मदारिस हैं। अच्छा, हर मुल्क का अपना आइन होता है, अपना कानून होता है। अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है जहाँ हर मुल्क की नुमाइंदगी है। FATF वो इदारा है जो किसी भी मुल्क को ब्लैकलिस्ट कर दे तो उस मुल्क पर कई किस्म की बाकायदा पाबंदियाँ लग जाती हैं। लेकिन ये दोनों इदारे किसी भी मुल्क की बुनियादी असास पर हमला करने का हक नहीं रखते, हरगिज़ हक नहीं रखते। और ना ही कोई भी मुल्क किसी भी आलमी इदारे के दबाव में आकर अपने अंदर ऐसी कानून साजी करेगा जिसकी वजह से उस मुल्क में खाना जंगी का ख़तरा हो। ये क्लियर बात है। अब ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान का आइन इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही बनेगा, पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही होगा, पाकिस्तान में कानून भी उसी आइन के तहत बनेगा। FATF या अक़वाम मुत्तहिदा ये पाकिस्तान को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी जैसे मामलात पर तो मशवरा या आप कह सकते हैं कि हिदायत दे सकते हैं, जो कि किसी भी मुल्क को दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की असास पर क्या ये हमला कर सकते हैं इदारे? नहीं कर सकते, ये हमला नहीं कर सकते। और ना ही पाकिस्तान का कोई भी सरबराह किसी भी आलमी इदारे को अपनी नजरियाती असास पर हमला करने देगा। ये क्लियर है। नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, हमजा शहबाज हो या इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, पूरी अपोजिशन और पूरी हुकूमती काबीना में जो लोग मुसलमान हैं उनके अकीदे पर सवाल करने का, उनके ईमान पर शक करने का किसी को कोई हक नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है। इन तमाम सियासी अफराद पर तनकीद की जा सकती है और करनी भी चाहिए, जब बनती है खुलकर करें तनकीद, लेकिन इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कोई ऐसी कानून साजी करेंगे या किसी ऐसे अमल में अपना हिस्सा डालेंगे जो इस्लाम के मुखालिफ हों। हम किसी के मुसलमान होने पे कैसे शक कर सकते हैं? हमें हक ही नहीं है, हमें इख्तियार ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब FATF और अक़वाम मुत्तहिदा का नाम लेकर ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कानून साजी हो रही है वो ख़त्मे नबूवत पर हमला करने की साजिश है। कहाँ है हमारे रियासती इदारे? आज मैं पूछती हूँ, कहाँ है कानून, कहाँ है ऑपोजिशन और कहाँ है हुकूमत? ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने सियासी एजेंडे को मजबूत बनाने के लिए बाकायदा, और इससे ज्यादा क्या होगा, मजहबी इंतशार को हवा दे रहे हैं। इसी को तो कहते हैं मजहबी इंतशार को हवा देना। और ये रियासत इतनी कमजोर कब से हो गई कि यहाँ कोई भी खुलेआम हजारों अफराद के सामने तौहीन मजहब के बाकायदा फतवे लगाए मुखालिफिन पर, सिर्फ इसलिए कि आपको सर मत्थे से दुखते हैं, आपके मुखालिफिन है तो आप किसी को यहूदी कहें और किसी के इस्लाम मुसलमान होने पर शक करें? कैसे? किसने दी आपको इजाजत ऐसे फतवे लगाने की? ये कौन होते हैं लोगों के ईमान को टटोलने वाले? आज मैं पूछती हूँ, APC कामयाब करने के लिए, APC का वजन बढ़ाने के लिए मौलाना साहब ने यकीन जानिए अपना सियासी वजन बहुत कम कर लिया, ना होने के बराबर कम कर लिया। पहले कम था और भी बहुत कम, और ये वजन अब मजीद कम होगा क्योंकि आप बराह रास्त एक बार फिर अपने मुखालिफिन के मान पर सवालात उठा रहे हो। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि आप किसी के मान पर सवालात कैसे उठा सकते हैं? कैसे? सिर्फ इसलिए कि आपके नाम के साथ मौलाना लगे तो आप किसी के भी मुसलमान होने पर शक कर सकते हैं? ऐसे नहीं चलेगा मौलाना साहब। अगला क्लिप चलाइएगा रजा। याद रखो, तुम्हारे दिलों के अंदर जो छुपी हुई शरारतें हैं, जो तुम्हारी बदनीयतियां हैं, जो तुम्हारे दिमागों का गंद और गलास है, हम उससे वाकिफ हैं। और मैं आज ताहत नजर इंसानों के इस समंदर में अपने कारकुनों को और नौजवानों को और अपने पश्तूनों को पेशावर में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि अगर किसी सतह पर भी किसी बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तब्दीली की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह ये नौजवान गली कूचे में
कष्ट बढ़ेगा, लेकिन नामूस रिसालत पर तुम्हें इस तरह का किरदार अदा नहीं करेगा। अच्छा, इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने यहूदियों के मुल्क जाकर इस्लाम का बाकायदा दिफा किया। सबको पता है बात। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद वज़ीर आज़म जो अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की बात करता है। इमरान खान वो शख्स जिसने यहूदियों की ज़मीन पर जाकर ये बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान जिसने हर महाज पर इस्लाम की और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र किया। और छोड़िए इमरान खान साहब को, छोड़िए इमरान खान को भी छोड़िए, चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी सियासी अवामी रहनुमा हो, हम कैसे उसके अकीदे पर सवाल उठा सकते हैं? किसी को ये हक, ये इजाजत कैसे मिल सकती है कि वो किसी के अकीदे पर सवाल उठाए, सवाल या निशान लगाए, शक करे? क्या एक पगड़ी पहन लेने से, नाजरीन मैं अब आपसे जरा पूछती हूँ, आप बताइएगा, क्या पगड़ी पहन लेने से या मामा सर पे बांध लेने से किसी को ये हक हासिल हो जाता है कि वो दूसरे मुसलमान की नीयत पर शक करे, बाकायदा फतवे लगाए, मतलब उसके मुसलमान होने पर शक करे, उसको कटहरे में खड़ा करे कि बताओ तुम मुसलमान हो या नहीं? उनके कीदे पर सवालात कोई कैसे खड़े कर सकता है? किसी के भी कीदे पर सिर्फ एक पगड़ी पहन लेने की वजह से या मामा बांध लेने की वजह से, ये नाम क्या, मौलाना लगा लेने की वजह से? यार मैं पूछती हूँ, मैंने कहा था आसान नहीं होता इस टॉपिक पे खुल के बात करना, लेकिन हम नहीं करेंगे तो फिर जवाब कौन देगा? आपको किसने इख्तियार दिया मौलाना साहब? ये हक क्या इस्लाम ने आपको दिया? मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या ये हक इस मुल्क के आईन ने आपको दिया? क्या ये हक इस मुल्क के कानून ने आपको दिया? किसने ये हक मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिया कि वो खत्मे नबूवत का नाम इस्तेमाल करके जब चाहे लोगों को सड़कों पर ले आए? कब तक रियासत ऐसे अफराद से, बाकायदा अफसोस के साथ कहूंगी, ब्लैकमेल हो रही है ना रियासत ऐसे अफराद से? कब तक होती रहेगी ब्लैकमेल रियासत ऐसे अफराद से? आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक ऐसे अफराद के खिलाफ हतमी और ठोस कार्रवाई से इज्तनाब किया जाएगा? और क्यों किया जाएगा? क्यों? क्या सबूत है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कि इमरान खान या किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की नीयत में खत्मे नबूवत के हवाले से खोट है? मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रही, मैंने सबका नाम लिया। आप किसी से भी ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुसलमान नहीं है या आपकी नीयत में खोट है? खत्मे नबूवत के हवाले से किसी की नीयत पर शक कर सकते हैं या कह सकते हैं कि खोटे? शक तो करना दूर की बात है, तो सीधी बात कर देते हैं ना, शक की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बाकायदा अपनी राय का इजहार कर देते हैं, फतवे देने पर आ जाते हैं कि हाँ भाई है नीयत में खोट। क्या सबूत है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कि इमरान खान खत्मे नबूवत पर कोई डील कर सकते हैं? क्या सबूत है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कि इमरान खान का अकीदा और ईमान मजबूत नहीं है? किसने मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह हक दिया कि वो जब चाहें अपने किसी भी सियासी मुखालिफ के खिलाफ तौहीन मजहब का फतवा जारी कर दें? शक नहीं करते, ये पूरे यकीन का इजहार कर देते कि हाँ मैं यकीन से कहता हूं। कौन दिलाता है आपको यकीन? किसी की नीयत को आप कैसे परख सकते हैं? क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? आज मैं पूछती हूँ, क्या इस मुल्क में कोई आइन नहीं है? क्या इस मुल्क में कोई भी किसी को भी किसी भी वक्त काफिर, यहूदी, इस्लाम दुश्मन कह सकता है? मेरा सवाल रियासत से है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये इजाज़त कैसे दी जाती है कि वो अपने मुखालिफिन के ईमान पर खुलेआम सवालात उठाएं? उन्होंने एक बार फिर सहारा लिया मजहब का, और ये कोई नई बात नहीं है, लेते हैं हमेशा मजहब का सहारा लेते हैं, ये एक बार फिर लिया और इन्होंने एक बार फिर सहारा ले लिया दीन का। और इनकी कॉन्फ्रेंस थी खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस। इस्लाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए रहमत हैं, सबके लिए रहमत हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहब्बत, अमन और भाईचारे को उन्होंने फ़रोग़ दिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक किया, हुस्ने सलूक से काम लिया। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी बेगुनाह की जान लेना इंसानियत की जान लेने के बराबर है, पूरी इंसानियत के बराबर है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ एक मकसद कि अपनी APC को कामयाब करने के लिए, रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए इस किस्म के हथकंडों पर उतर आते हैं। और हर बार उतर आते हैं, हर बार मौलाना के पास एक ही कार्ड होता है, वो है मजहब कार्ड। ये मुआशरे में लोगों को बाकायदा भड़का रहे हैं, इसी को भड़काना कहते हैं। ये एक बार फिर मजहबी इंतशार फैलाना चाहते हैं। और इनके इसी जलसे में लगने वाले नारे सुने, नारे आप लोगों ने, कानून पर बाकायदा सवालिया निशान है, सुनिए, देखिए। वतन दुश्मन हुक्मरान, इस्लाम दुश्मन हुक्मरान।
दुश्मन हुक्मरान, इस्लाम दुश्मन हुक्मरान। सुने जरा, अब बेनज़ीर भुट्टो को और उनके वालिद को भी गद्दार वतन कहा गया था, याद करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी सियासी तहरीक, जिसे मौलाना साहब के वालिद मोहतरम मरहूम ने मजहबी रंग दिया था। अब एक नज़र बिलावल ज़रा उस जलसे पर डालें, उसमें लगने वाले नारों पर डालें, उस जलसे को जो नाम दिया गया इसको देखें ज़रा, और फिर मौलाना की तकरीर भी देखें और सुने। इस मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार खुद नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब भी हो चुके हैं। और पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़ी नजर आई, लेकिन वो पीपल्स पार्टी थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी। वो पीपल्स पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी, बिलावल की पीपल्स पार्टी से नजरियात माइनस हो चुके हैं। अगर माइनस ना होते तो फिर आपके सामने है, आप खुद देख लें कितना चेंज है। खुद नून लीग भी ये जानती है कि पाकिस्तान में मजहबी बुनियादों पर लोगों के जज्बात उभारने का कितना बड़ा नुकसान होता है, लेकिन सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात, सियासी मुफादात और मुकदमात से छुटकारे के लिए आज सब खामोश तमाशाई हैं। तमाशाई कहते हैं ना ऐसे लोगों को, तमाशाई हैं, खामोश अपने अपने मुफादात के लिए। ये मुआशरा इस किस्म के इंतशार का क्या मुतहम्मिल हो सकता है? हमने पहले कितना सफ़र किया चीज़ों की वजह से, अब मजीद ही कब तक चलता रहेगा? ये मुल्क कुफर के मजीद फतवे, यकीन जानिए, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मुल्क गद्दारी के मजीद सर्टिफिकेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अब रियासत को आगे आना होगा, अब नहीं तो कब। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब जो इस्लाम और खत्म नबूवत को बुनियाद बनाकर माशरे के अमन को दाव पर लगाने की बात कर रहे हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब सियासी मुखालिफिन पर तौहीन मजहब के बाकायदा फतवे लगा रहे हैं, ठप्पे लगा रहे हैं, यानी इनसे पूछे कि किसी की क्या नीयत है, ये बताएंगे अब किसी की क्या नीयत है, किसी के दिल में क्या है। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब आज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे हैं कि खत्म नबूवत के कानून पर आलमी साजिश होगी, आलमी साजिश का नाम दे रहे हैं। आज मौलाना जिनका इमरान खान साहब के ईमान और अकीदे पर इतना सख्त मौक़िफ़ है, माजी में, अब ज़रा माजी में ले जाती हूँ मैं आपको, माजी में जब इसी मुल्क में ख़त्म नबूवत के कानून की शिक में बाकायदा गलती हुई थी, जब इसी मुल्क में ख़त्म नबूवत से मुतालिक बिल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई थी और दौर हुकूमत नवाज शरीफ साहब का था, तब मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते थे, क्या कहते थे? देखिए, ये थे उस वक्त के मौलाना फजल रहमान साहब जब वो इत्तेहादी थे नवाज शरीफ साहब के, जिस खत्म नबूवत के कानून पर हमले का ये इमरान खान साहब पे बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस कानून को मुतनाज़ बनाया गया था, याद है आपको, नवाज शरीफ साहब के दौर में। और उस वक्त ना मौलाना फजल रहमान साहब के लहजे में कोई गुस्सा था, ना उन्होंने कोई एहतजाज की कॉल दी, है ना हैरत वाली बात नाजरीन। ना इनका ये कहना था कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इतना तो पूछ लेते मौलाना साहब कि जिम्मेदार कौन है, बल्कि मौलाना साहब फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे? आगे चलें। सुना था ना आपने, कहते आगे चलें, और हंस के कह रहे थे आगे चलें, यानी दुख इतना था कि हंसी निकल रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे थे इंसान खता का पुतला है। तो फिर आज जब ऐसा कोई कानून ना बना, ना मुतनाज़े हुआ, फिर मौलाना साहब इतने जोश में आखिर क्यों हैं? पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब ने इस्लाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कैसे किया। क्या मौलाना फजल रहमान साहब की आंखें उस वक्त बंद थी? पूरी दुनिया गवाह कि इमरान खान साहब ने इस्लाम का मुकदमा लड़ा, क्या मौलाना फजल रहमान साहब की आंखें तब भी बंद थी? आज वो किस हक से इमरान खान या किसी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये सिर्फ सियासी फवायद हासिल करने की जंग है, जिसमें हार, अफसोस के साथ कहूँगी, मुआशरे की होगी, क्योंकि फ़िरका वारियत की जंग में हारता सिर्फ मुआशरा है या फिर इस्लाम के साथ खेल रहे हैं ये लोग। किसने दी है इजाज़त? मौलाना फजल रहमान साहब को इंतशार फैलाने से रोकना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, वरना इनके हाथों को बड़ा फसाद बर्पा हो सकता है। और तैयार रहें आप लोग फसाद के लिए, क्योंकि ये अपने हर जलसे में अपने सियासी मुखालिफिन पर इसी किस्म के फतवे लगाते हैं, नहीं बैठते ये चुप करके। देखिए जरा, ये पहली मर्तबा इस्राईल को तस्लीम करने की तहरीक में इजाफा हुआ है। मीडिया की सतह पर हो, सियासी महाज पर हो, हर शख्स इस्राईल का वकील बना हुआ है और कहता है
इसराइल से ताल्लुक नहीं होगा तो खाएंगे पिएंगे कहां? यहूदियों की पैरवी का ये इस्तराब और ये शौक जो आज के दौर के इस हुक्मरान को है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इन्हीं के बारे में फरमाया। अच्छा, पहले तो हुकूमत वक्त की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी और वजीर आज़म इमरान खान साहब का इसराइल से मुतालिक बयान और उनकी सोच। इमरान खान का इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक मौक़िफ़ क्या है, ज़रा ये देखिए। पाक में मुनाफिकों की अलामत वाज़े की गई हैं। मुनाफिक जो ईमान का दावा करता है सिर्फ ज़बानी हद तक करता है, उसका बातिन उसकी तस्दीक से खाली होता है। मुनाफिक ये समझता है कि वो अपनी मकारी और चालाकी से दूसरों को फ़रेब देने में कामयाब हो जाएगा। मुनाफिक जब भी बोलता है झूठ बोलता है, मुनाफिक धोखा देता है, मुनाफिक दूसरों को बेवकूफ़ और सिर्फ खुद को अहले अकल समझता है। मुनाफिक मुसलमानों पे तंज, तानाजनी और हकीर समझते हुए उनका मजाक उड़ाता है। मुनाफिक सच्चाई की वाज़े दलील देखते हुए भी उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेता है। मुनाफिक अहले हक की कामयाबियों पर ना सिर्फ हैरान रह जाता है बल्कि उन पर हसद करता है। मुनाफिक हक के मामले में हिचकिचाहट का शिकार हो जाता है। इसलिए मेरी अपनी कौम से गुजारिश है कि अपनी अक्ल के मुताबिक फैसला करें, किसी की मंसूबा साजी का शिकार ना हो, किसी के एजेंडे का हिस्सा ना बने। मेरी रियासत से ये गुजारिश है कि इन मामलात को संजीदगी से देखें। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि सियासी मुखालफत में मुआशरे के अमन को भीड़ चढ़ाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएँ। और मेरी आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये सियासत के नाम पर मुखालिफिन के अकीदे और ईमान पर हमला करने वालों के खिलाफ प्लीज़ नोटिस लें, प्लीज़ नोटिस लें, प्लीज़ नोटिस लें। इस माशरे को इंतशार का शिकार करने वालों के खिलाफ नोटिस लें, क्योंकि पाकिस्तान में अब मजीद ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, बात करेंगे कराची पैकेज की। कुछ लोग समझते हैं हकीकत है, कुछ कहते हैं कोई धोखा है। ये बहस अब तक ख़त्म नहीं हुई है। इसकी कोई ना कोई वजह यकीनी तौर पर होगी। कराची के लिए अरबों के फ़ंड का ऐलान हुआ, लेकिन इस ऐलान होने के बावजूद ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि ये ऐलान महज एक दिखावा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोरा साहब। बड़ी सच्ची और खरी बात करने के हवाले से अपनी पहचान रखते हैं। बहुत शुक्रिया वोरा साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सर, पहले तो यही कि कराची पैकेज पर एक बहस छिड़ गई, हकीकत है या कराची वालों के साथ आपको भी लगता है कि ये धोखा है? देखिए, कागजों पे तो सब हकीकत है और इसमें से तकरीबन आप ये समझ लें कि 70-80% मंसूबे जो है ना पिछले 2-3 साल से ऑन पेपर्स थे, तो इसमें कोई नए मंसूबे हैं नहीं। इसमें सबसे बड़ा K4 का है। फिर मैं आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि व्हेन आई वाज द डेप्यूटी मेयर, उस वक्त ये हमने डिमांड की थी कि आप KCR को CPEC में शामिल करें। उसके बाद CM जो है वो चाइना गए थे और उसके बाद जो है CPEC में KCR को शामिल किया गया था। तो ये 300 अरब रुपए की तो KCR की इन्वेस्टमेंट है और जो कि CPEC के उसमें है। तो बहरहाल ये ऑन पेपर्स यस इट इज़ एग्जिस्टिंग, इट इज़ देयर, लेकिन ये कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिंध गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का जो आजकल इशू चल रहा है, मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि ना ये सिंध गवर्नमेंट का पैसा है ना फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है। कोई कहता है इसके बाप का नहीं है, कोई कहता है इसके बाप का नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये कराची की आवाम के बाप का पैसा है। कराची की आवाम ने औरंगी टाउन का बच्चा भी जब 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदता है तो 2.5 रुपए सेल्स टैक्स उस पर देता है। तो ये तो कराची की आवाम का पैसा है, कराची की आवाम के खून पसीने का पैसा है जो कि कराची की आवाम का हक मारा जा रहा था। और ये अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए। लेकिन जहाँ तक ये फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के जो पैसे पहले लिए गए हैं ना, वो मैं बड़ा क्लियरली कह दूं कि वो ये शायद ये जो नाले में भी पानी बह के गया है बारिशों का, उसमें बह गए हैं। मतलब हमारी ज़रूरत जो चीज़ नहीं है, आपने उस चीज़ पे कराची के अवाम के नाम पे कर्ज ले लिया। आपने DJ साइंस कॉलेज के सामने जो ओल्ड सिटी एरिया वो डेवलप कर दिया। वो ज़रूरत नहीं थी ना। वो पैसा अगर नालों पे उस वक्त खर्च हो जाता तो शायद आज कराची के 15 लाख घराने जो हैं वो बेघर ना हो जाते। तो
आपकी प्रायोरिटीज होती है। वर्ल्ड बैंक भी जो है, मैं तो वर्ल्ड बैंक को भी मुरीद इल्ज़ाम ठहराता हूँ, बगैर सोचे समझे पैसे देती है। ये सबके कमीशन बंधे हुए होते हैं इसमें, ये सब लोग अपने अपने कमीशन इसमें पक्के करते हैं और बस ठीक है, प्रोजेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कहूँ इस पे? अर्शद साहब, यानी प्रायोरिटीज ठीक जो है है कराची की वो अच्छा, different अर्शद है। साहब मुझे उन बताइएगा different कि यानी priorities कराची के ऊपर काम मसाइल हल करना चाहिए। करने में ज्यादा कसूरवार आपको कौन दिखाई देता है? आपको क्या लगता है कि कराची के मसाइल हल करने में वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं है, या फिर सूबाई हुकूमत को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को जिम्मेदार ठहराऊंगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बल्दियाती हुकूमत को ठहराऊंगा। उसकी वजह ये है, देखिए, वफाक और सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह, बल्दियाती हुकूमत के लिए कराची की अवाम ने 10 साल इंतजार किया। जब 10 साल इंतजार करने के बाद बल्दियाती हुकूमत आई तो पहले दिन से लेके मेरे ख्याल से ये 1450 दिन में कोई 10 लाख दफा सिर्फ यही बात हुई, इख्तियार नहीं है। आप अगर 28 महकमों का इख्तियार देखेंगी, बेबसी का तो रोना आपको रोने आ अंदाजा जाते थे होगा वसीम अख्तर साहब आए कि क्या दिन। कुछ हो सकता था कराची में। बिल्कुल। मैम, आपको जब वर्ल्ड बैंक के पैसे आते थे तो नासिर शाह की तस्वीरें नजर आती थी, जब इस्लामाबाद से पैसे आते थे तो गवर्नर इमरान इस्माइल के साथ तस्वीरें नजर आती थी। छोड़ दें इन बातों को, ये हकीकत है। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी सामने लेकर आऊंगा, बहुत जल्द सामने लेकर आऊंगा, शायद मेरे ख्याल से 48 घंटे के अंदर अंदर। ये आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने कराची की आवाम के साथ जो ज्यादती की है, मेयर हो तो अपना होकर नारा लगाकर, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बिलखुसूस जिस तरीके से ये आप इनके जो इस वक्त इनकी जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन में कौन लोग हैं? आप फ्रंट लाइन के MPA और MNA बनने से पहले के एसेट्स ले लें और आज के उनके एसेट्स ले लें। जो शख्स बस का किराया नहीं अफोर्ड कर सकता अच्छा, था, तो अर्शद वोरा साहब, आज वो अब ये जो अरबों का फोर फंड व्हील गाड़ियों में अगर घूम रहा मिला है, ठीक है, अब ये जो अरबों का फंड, ठीक है, आपकी बात से समझ आ गई कि मतलब इख्तियारात भी होते हैं, लेकिन आपने बल्दियाती वालों को भी कह दिया, सूबाई हुकूमत वालों को भी कह दिया कि इख्तियारात होते हैं, लेकिन कई बार शायद नीयत नहीं होती काम करने की, जो कि बहुत बुरी बात है। अब अगर अरबों का फंड वाकई ही मिला है तो उसको खर्च करने वालों पर क्या यकीन किया जा सकता है कि वो इस फंड को सही जगह पर लगाएंगे भी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरीके से भी आपने, मैं पहला सेगमेंट मैंने आपको कहा था, आपका पहला सेगमेंट मैंने सुना, जिस तरह बोल्डली आपने उस प्रोग्राम को हैंडल किया, आई अप्रिशिएट यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं भी उसी तरीके से कहूँगा कि जो फंड इन्होंने अनाउंस किया है, इसमें देखें सब ये, मतलब मैं यही कह सकता हूँ, ये सब 2 नंबरियाँ हैं। ये जो है आप फिगर्स को इधर से उधर कर दें, उधर से इधर कर दें, लेकिन ये सारा कराची की आवाम का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने कहा कि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो उनसे कोई ये पूछ ले कि तुम्हारे बाप का पैसा, यानी आपको कोई उम्मीद नहीं, आपको लगता है कि एतबार नहीं किया जा सकता कि जो पैसा है, ये फंड मिला है तो ये कहीं सही जगह पे लगेगा भी। अच्छा, आप कराची के जो बुनियादी मसले, एक और जरा मसला सुनिए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं इस बात को भी जरा सुलझाने की कोशिश करूंगी गुत्थी को, कि कराची के बुनियादी मसाइल में से एक मसला पानी का है, आपको भी पता है। अब वो सब पानी पूरे कराची में जब बंद होता है, लेकिन हैरानी की बात यह कि टैंकर वालों को पानी की किल्लत नहीं होती, उनके पास पानी होता है। अब उस माफिया के खिलाफ क्या इमरान खान सब कुछ कर सकेंगे? और सिंध हुकूमत इस माफिया को अब तक कंट्रोल क्यों ना कर सकी? इतनी बेबस क्यों है सिंध हुकूमत इस माफिया के आगे? देखें, ये जो टैंकर माफिया ना, ये बहुत माइन्यूट इशू है, बहुत ही माइन्यूट इशू है। इट्स नॉट एन इशू। द इशू इज कि कराची को सबसे पहले जो पानी, सिंध के कोटे का जो पानी मिलता है, वफाक से जो सिंध को पानी मिलता है, कराची को उसका 1.5% पानी मिलता है। कितना? 1.5% ऑफ द कोटा ऑफ सिंध। क्या कराची की पॉपुलेशन पूरे सिंध की सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ अर्शद साहब, लेकिन आम शहरी को तो बड़ा इशू ही लगेगा ना। सिमिलरली, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन सका। आपने कहा कि बहुत छोटा इशू है, इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन आम शहरी को तो बड़ा इशू ही लगेगा ना, क्योंकि आप तमाम मसाइल पर बात करें। जी जी जी।
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची की आबादी जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट नो किसने किया है किसने नहीं किया है ये सेंसस मरदमशुमारी, ये 1,60,00,000 पे है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया कि 1,60,00,000 के हिसाब से पानी का ये कोटा जो है, जो इस वक्त मिल रहा है कराची को 6.5 MGD और 5.5 MGD, ये काफ़ी है। उस CM से ये पूछें कि आपकी पार्टी का को चेयरमैन ये कह रहा है कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। उस CM से ये पूछें कि तुम्हारा मिनिस्टर ये कह रहा है कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ है। सबसे अबव ऑल चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि कराची की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है। आप किस प्लान पे काम कर रहे हैं? 1,60,00,000 की आबादी पे आप प्लान करें। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि कराची के पानी का कोटा ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, या तो फिर ये कह दें कि उनका को चेयरमैन झूठ बोल रहा है, चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं, सईद गनी झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं 2.5 करोड़ है। आप कराची की, जब तक कराची का देखें, कराची का सबसे बड़ा इशू जो है, अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आपको कराची के लोगों को सही गिनना होगा। सही। और जब तक आप कराची के लोगों को सही नहीं गिनेंगे, कराची का 1% भी कोई इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। ये मेरी बात आप लिख लें। जब तक दुनिया में किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए आप एक मास्टर प्लान बना लें, आप अपने घर में अगर 100 लोगों की दावत करते हैं तो 100 लोगों के हिसाब से प्लान करते हैं। जब आपको यही नहीं पता कि आपने कितने लोगों की प्लानिंग करनी है। आज भी ये पैकेज दिया है, ये वफाक, सिंध, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदे भी उसमें बैठे हुए हैं। किसी ने इस सब्जेक्ट पे बात की कि हम ये प्लानिंग कितने लोगों के लिए कर रहे हैं? जब तक आप अपने घर की गिनती सही नहीं करेंगे। ठीक है अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर ये कि जी पंजाब में बड़ी तब्दीली की गई है और ये पहली बार नहीं हुआ, एक बार फिर IG पंजाब को तब्दील कर दिया गया। ये बार बार IGs तब्दील करने की आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी। सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी। सदीक, अब फिर ये IG भी तब्दील हो गए, क्या वजह है भाई? किसी IG से मुतमईन ही नहीं हो रहे पंजाब वाले। पंजाब वालों की बात नहीं है, बात है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। लेकिन मैं इस पर आने से पहले, जो वजूहात हैं उस पर आने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जानबूझ के कहा पंजाब वाले। सदीक, आप समझ सकते हैं पूरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो अगर आप गहराई में जाके देखें तो फिर मसला क्या, जड़ क्या? जी बिल्कुल, उस पर हम आते हैं। लेकिन ये रवैया हुकूमत और हुकूमती तर्जुमानों का बहुत ही अफसोसनाक है, जो हम देखते हैं कि जब किसी ऑफिसर को लगाया जाता है तो बताया जाता है कि इस रूए ज़मीन पर इससे बेहतर शख्स नहीं हो सकता था, इससे मेरिट वाला, इससे ईमानदार, शानदार, बाकमाल ऐसा अफसर तो पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लगाया। उसको लगाते हुए ये बताया जाता है। जब उसको हटाया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्राइम मिनिस्टर के गैर मुंतखब जो शख्स हैं, जो उनकी टीम में हैं, वो फिर सोर्सेज से खबरें चलवाते हैं, मीडिया को भेजते हैं और नीचे लिखा हुआ होता है कि जी हमारा नाम नहीं करना लेकिन सोर्सेज से चलाएं। और उसमें यही बताया जाता है कि ये तो बड़ा करप्ट था, ये तो ठीक नहीं था, ये तो नून लीग के साथ मिला हुआ था, ये तो शरीफ खानदान के साथ मिला हुआ था, इसका तो ये मसला था, इसके साथ वो मसला था। अब बताएं कि आपकी पहली बात दुरुस्त थी या आपकी दूसरी बात दुरुस्त थी? और आपको अभी तक आपने ये नहीं फिर सीखा कि आप जब किसी ऑफिसर को लगाने लगते हैं तो ये देखकर लगाएं कि वो कितना ऑनेस्ट है या नहीं है। जब आपने उसको हटाना होता है तो उसके ऊपर आप कई इल्जामात लगा देते हैं। और फिर ये भी हमने देखा कि एक तरफ इल्जामात लगा रहे होते हैं सोर्सेज से खबर देकर, और साथ ही उस ऑफिसर को फिर किसी इंपॉर्टेंट जगह पे लगा दिया जाता है। तो आपकी किस बात का एतबार करें? जब आप लगाने लगते हैं उस बात पर एतबार करें, जब हटाने लगते हैं उस पर एतबार करें, या हटाने के बाद फिर आप जब उसको किसी और आम ओहदे पे लगा देते हैं तो उस चीज को देखिए। अब आपने बड़ी गहरी बात की, आपने बड़ी ही एक गहरी बात की है कि आपकी किस बात पर एतबार करें। जब आपने किसी को लगाना होता है आप तारीफों के पुल बांध देते हैं कि ऐसा बंदा तो आपको पूरी जमीन पे कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब हटाना होता है तो फिर आपकी इतनी बातें आ जाती है उस बंदे के बारे में कि जी नाअहल भी था और ये करप्ट भी था, या जो जो आपने बात, मतलब इल्जाम की बात तो नहीं करूँगी, जो जो आपको महसूस होना शुरू होता है चंद अरसे के बाद। लेकिन अब सवाल ये है कि जो जिसको हटाया जाता है ना उस पर इतना सवाल खड़ा होता है,
ना जो नया आता है उस पर इतना सवाल खड़ा होता है, जिसकी दो राय होती है कि पहले आपको लेके बहुत अच्छी राय होती है, बाद में एकदम से वो जो कॉम्पिटेंट बंदा है वो इतना नाअहल साबित हो जाता है आप लोग की नज़र में। तो उस तरह के बंदे की राय जो होती है, जो तब्दील हो जाती है दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, वो इंसान कितना मशकूक बन जाता है। ये मैं किसी का नाम नहीं ले रही, एक जनरल बात कर रही हूँ सदीक। जी आपने दुरुस्त कहा। देखें ना, अब शोएब दस्तगीर साहब को चेंज किया गया, और मैं आपको ये बता दूं कि जो खबरें चलवाई जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों से, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जो बताया जा रहा है कि जी वो पता नहीं कोई शरीफ ख़ानदान के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ जाकर मिल गए थे, ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक रवैया भी है और इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए इन रवैयों की। देखें, मसला सादा सा है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जितनी भी पंजाब में इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से होती हैं। प्राइम मिनिस्टर से एक ऑफिसर को लगाने के लिए इजाज़त ली गई, उनकी इजाज़त से लगाया गया। आईजी साहब को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और आईजी साहब के हवाले से उस ऑफिसर ने जो बातें की वो भी आईजी साहब तक पहुंच गई। आईजी साहब ने ज़ाहिर है उसके ऊपर ये कहा कि अब या मैं रहूँगा या ये रहेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप काम करते रहें, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आपसे जो है वो माफ़ी मांगेंगे, और उस ऑफिसर ने माफ़ी मांगी भी सही। लेकिन आईजी पंजाब ये फैसला कर चुके थे कि उनकी वो अगर रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। इसमें ना तो मामला जो मेरी जिन सोर्सेज से बात अच्छा सदीक, अब एक और सवाल है ना कि उस ऑफिसर ने आईजी साहब के बारे में जो बातें की, किसी न किसी की शय पर तो की, कोई ना कोई तो होगा उसके पीछे, कोई हो या ना हो, उनको अपने ज़ाती तौर पे भी तो कोई उनके साथ इख्लाफात हो सकते हैं। लेकिन ये देखें ना, एक फोर्स है, एक पुलिस इतना बड़ा इदारा है तो उसका एक डेकोरम है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई सबऑर्डिनेट जो है वो अपने जो चीफ है, जो अपना हेड है, जो सरबराह है उस इदारे का, उसके बारे में इस तरह से गुफ्तगू करे और जूनियर अफसरान के सामने बैठकर गुफ्तगू करे, ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें जो खबरें चलवाई जा रही हैं उनमें हकीकत नहीं है। वो अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने अच्छी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। और अब ये बताया जा रहा है जी कि जी वो क्योंकि जी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई थी तो इसलिए जी उनको हटा दिया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई, लेकिन अगर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आईजी नहीं है, फिर उसकी जिम्मेदार आपकी पंजाब हुकूमत भी है, फिर उसके जिम्मेदार आपके सीएम पंजाब भी हैं, उसके जिम्मेदार आपकी पूरी हुकूमत भी है, फिर आप पूरी हुकूमत छोड़ दें। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आता है कि देखें, अब आपको आए हुए, आपकी हुकूमत को आए हुए टाइम कितना हुआ? पहली बात तो ये कि अभी तो हाफ टेन्योर भी कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि चौथा पांचवा आईजी आपने तब्दील कर दी है, तो किसी को आने के लिए, समझने के लिए उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना। अपने लिए ये बात की जाती है हुकूमत की जानिब से कि अभी हमें आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, तो फिर आप दूसरे को भी टाइम देना। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और अगर आप ये कहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई तो बताएं क्या जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो हो गई हैं? बताएं क्या ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स हो गई हैं? बताएं क्या सेहत का शोबा बेहतर हो गया है? फिर इस हिसाब से तो आपको सबसे पहले जिसको हटाना चाहिए वो पंजाब की वजीर सेहत है यास्मीन राशिद साहिबा। उनके दौर में पंजाब में हमें अस्पतालों में कोई बेहतरी नजर नहीं आई, बल्कि मजीद तबाही और बर्बादी नजर आई। आप किसी से पूछें, किसी शहर में पूछें, अगर कोई ये कह दे कि सरकारी अस्पताल में हमें कोई बेहतरी नजर आई है तो मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन खबर होगी कि अगर पंजाब के किसी एक भी हॉस्पिटल में कोई बेहतरी आ गई है तो। वरना हमने ये देखा है कि पंजाब में सेहत का शोबा मजीद तबाह और बर्बाद हुआ है। अगर इस बेस भी आपने हटाना है फिर आप हटाएं, यास्मीन राशिद साहब को हटाएं, वो भी इतना ही बड़ा मसला है जितना पुलिस रिफॉर्म्स मसला है, उससे ज्यादा बड़ा मसला जो है वो। बिल्कुल। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स का सदीक मेरी जरा एक राय सुन लीजिएगा। पुलिस रिफॉर्म्स का मसला तो मेरा नहीं ख्याल के हल हो सकता है। पीटीआई गवर्नमेंट को अगर आप देख लें कि हुकूमत में आने से पहले भी जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, ऑपोजिशन में थे, आप प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इमरान खान साहब का कोई भी जलसा, कोई भी खिताब आप देख लें कि तब्दीली के नारे सिर्फ शुरू होते तो पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किया जाता था। आपको याद होगा कि केपीके में वो जो नासिर दुरानी साहब थे उनकी बाकायदा तारीफ की जाती थी पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से। फिर जब वो पंजाब के लिए, आपको याद होगा, फिर वो नासिर दुरानी साहब ऐसे गायब हुए इस्तीफे के बाद कि फिर पुलिस रिफॉर्म्स का मामला ये कितना संजीदा लेती है पीटीआई गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इनको तो मेरे ख्याल से हमें संजीदा नहीं लेना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स का जब नाम ले तो मेरे ख्याल से इतने सवाल पूछे जा सकते हैं, सिर्फ एक नासिर दुरानी का नाम ले तो जवाब नहीं दे सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है। नासिर दुरानी साहब को लाया गया, उनकी बड़ी तारीफें की गई, इलेक्शन में उनका नाम बेचा गया, कहा गया कि नासिर दुरानी ने ये कर दिया वो कर दिया, फिर उस नासिर दुरानी को लगाया गया। लेकिन मसला यहाँ पर यही है कि जिसको लगाया जाता है उसको उस तरह से इख्तियारात नहीं दिए जाते जो इख्तियारात देने चाहिए। और ये भी है कि जब पंजाब को आप 3 जगहों से चला रहे होंगे तो फिर इसी तरह का मामला आएगा। और ये भी हमने देखा है कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बहुत एतमाद होगा अपने कुछ टीम मेंबरान पर, अपनी टीम के खिलाड़ियों पर जो उनके बहुत करीब होंगे,
लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए गैर मुंतखब शख्स जो हैं वो पंजाब के इदारों में इस तरह से मुदाखलत करें कि आईजी को पता ही नहीं है, और आप उनसे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके मातहत हैं, उनके आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आईजी को बताए बगैर आप उनको लगा रहे हैं। अच्छा, जब आप आईजी को बताए बगैर, ये जितने आईजीज तब्दील हुए हैं, क्या आईजीज पे भी इतना एतमाद नहीं किया जा सकता जितना उस्मान बुज़दार साहब पे किया जाता है? लेकिन जब आप आईजी लगाते हैं तो आप लगाते हुए सोच समझ कर लगाएं, देखभाल कर लगाएं, और जब किसी को लगा दें तो उसको पूरे इख्तियारात दें और उसको पूरा मौका दें। आपने खुद ही अपने इसमें सवाल में कह दिया था, और आपने बड़ा वैलिड ये पॉइंट उठाया कि आप खुद ये कहते हैं कि अभी हमें 2 साल हुए, हम सीख रहे हैं। तो आईजी को आप लगाते ही आप कहते हैं चंद दिन में कोई रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब आप तो आईजी को आए महीने ही होते तो महीनों में उसको फारिग कर देते हैं, उसको भी सीखने देना। हाँ, बल्कि उस्मान बुज़दार साहब का एक बड़ा यादगार जुमला है कि अभी तो मैं नया हूं ना, अभी मैं सीख रहा हूं। तो जब सीएम होके कोई इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के सीख रहा होता है तो फिर आईजी को भी सीखने का मौका दें, जरा मेहरबानी करें इन बेचारों पे भी, ये भी नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका, आपकी बड़ी खबर के तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।